नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक नई जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट है जो कि 14 दिसंबर 2021 को आई है। ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप कोई क्वेशिंग का केस आपने किसी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष डालने जा रहे हैं डालने या फिर कोई डला हुआ है केस, तो ये जजमेंट का अगर आप कोर्ट करेंगे तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, हम उस जजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 14 दिसंबर 2021 को आई थी क्वेशिंग के ऊपर। तो आइए हम उस जजमेंट पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, क्योंकि 11 दिसंबर 2021 की एक जजमेंट थी स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस प्रतिमा मोहंती की एक जजमेंट थी जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन के ऊपर ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जो अगर कहा था कि अगर कोई एफआईआर डल गई हो, साथ में इन्वेस्टिगेशन हो गई हो, तो फिर माननीय हाई कोर्ट्स को जो 482 की जो सीआरपीसी की जो पावर्स हैं, जो कि क्वेश्चन की पावर्स हैं, वो काफ़ी स्पेरिंगली यूज़ करनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी जो क्वेश्चन के लिए जा रहे थे तो उनके लिए काफ़ी वो एडवर्स था, क्योंकि ये वो जजमेंट थी 11 दिसंबर 2021 की, और अब जो जजमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये 14 दिसंबर 2021 की है। वो थी 11 दिसंबर 2021 की। तो वो जजमेंट जो थी वो 498 से संबंधित नहीं थी। ये जो जजमेंट है ये 498 के केस से संबंधित है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसको जानने के लिए पूरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो और इसमें मैं बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जजमेंट में ये इम्पॉर्टेंट जो लॉ जो डिस्कस किया गया था वो एक पिछली जो जजमेंट है जो कि गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट है, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट है जो कि 2012 में आई थी, उसके बाद ये आके एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल जजमेंट है जो कि क्वेश्चन के लिए ऊपर आई है। तो इसके बीच में भी कोई जजमेंट आई होगी, उसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट के बाद जो ये जजमेंट है ये क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जजमेंट अगर कोई क्वेश्चन का केस डाला हुआ है या डालने जा रहे हैं, तो ये जजमेंट को अगर आप कोर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस जजमेंट में गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट को भी डिस्कस किया गया है, और जो गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट थी वो 2012 की जजमेंट थी। और इसमें यह था कि इस केस के मैं थोड़ा डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि इसमें जो पिटिशनर्स थे, जो अपीलेंट्स थे, उनकी जो पिटीशन थी माननीय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, और इनमें जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो डाउरी डेथ की भी एलिगेशंस थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट है काफ़ी मतलब 498 से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सिवियर पनिशमेंट इम्पोज की जाती है डाउरी डेथ की। तो और 304 बी के भी जो चार्जशीट में 304 बी भी इंसर्ट किया हुआ था, अपार्ट फ्रॉम 498 ए और 506 की जो आईपीसी है, उसके साथ साथ सेक्शन 3 एंड 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी जो है चार्जशीट में मेंशन किया था। तो इस केस में क्या हुआ था कि पहले जो चार्जशीट फाइल हुई थी, पुलिस में चार्जशीट फाइल हुई थी, चार्जशीट फाइल होने के बाद जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मैकेनिकल मैनर में इम्पोज कर दिया था, ऐसा जजमेंट बता रही है, मैकेनिकल मैनर में जो इम्पोज कर दिया था। और उसके बाद जो है ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे, वहां उन्हें रिलीफ नहीं मिला था, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो इसमें इससे पहले एक और बात यह है कि जो रिलीफ जो मिला है वो जो देवर हैं उनको मिला है, और जो मदर इन लॉ जो सास कहते हैं उनको रिलीफ मिला है। सास और ब्रदर इन लॉ जो देवर और सास को रिलीफ मिला है। और इसमें जजमेंट में ये भी बताया गया है कि एक ननद ने पहले पिटीशन डाली थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, पिटीशन क्वेश्चन की पिटीशन डिसमिस कर दी थी। इसमें यह भी बताया गया है जजमेंट में कि जो देवर हैं वो और जो सास हैं वो साथ नहीं रह रही थी, वो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहे थे जो कि 40 किलोमीटर दूर था। और जब अलेज्ड ऑफेंस हुआ तब वहाँ पे ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहे थे जो कि 40 किलोमीटर दूर था, और एक जगह नौकरी करते थे, और वहाँ पे नौकरी का भी उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था। और
जो साथ में एक एफिडेविट भी इन्होंने फाइल किया था सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो है वहां पे मैकेनिकल मैनर में चार्जशीट फाइल कर दी थी और इनकी जो वर्जन को नहीं सुना गया था और इसी ग्राउंड पे उन्होंने इनको जो है रिलीफ मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और साथ में जो गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट है उसको भी जो है जो जजमेंट में डिस्कस किया है। तो आइए हम उसके ऊपर डिटेल्स में जाते हैं, क्या था इस केस में और क्या था, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल मैनर पे और प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं इस जजमेंट के ऊपर। देखिए, ये क्रिमिनल अपील थी, जैसे बताया गया है ये एक क्रिमिनल अपील थी। क्रिमिनल अपील जो अराइज हुई थी वो थी स्पेशल लीव पिटीशन। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है वो एक एसएलपी सिविल होती है, एक एसएलपी क्रिमिनल होती है। स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डाली जाती है, सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसके लिए आपको स्पेशल लीव पिटीशन हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देनी पड़ेगी, तभी वो आपकी स्पेशल लीव पिटीशन बनती है। और देखिए, ये जजमेंट जो है रिपोर्टेबल है, ये ऐसी नहीं कि नॉन रिपोर्टेबल नहीं है, ये जजमेंट रिपोर्टेबल है। और इसमें ये जो स्पेशल लीव पिटीशन थी ये बाद में कन्वर्ट हो गई क्रिमिनल अपील में, क्योंकि क्रिमिनल अपील में तभी कन्वर्ट होती है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट एसएलपी जिसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन अगर लीव ग्रांट कर देती है, तब जो है एक क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मेजॉरिटी जो पिटीशन एसएलपी है वो अगर वो डिसमिस कर देती है तो फिर विदाउट मतलब जो लीव नहीं ग्रांट करेगी तो फिर क्रिमिनल अपील नहीं बनती है। तो कई बार जो है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स आते हैं, कई बार स्पीकिंग ऑर्डर्स आते हैं, और कई बार लीव ग्रांट करने के बाद भी स्पीकिंग जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो अलाउ की जाती है या फिर डिसमिस की जाती है। तो ये थी, ये केस का टाइटल है। और इसमें हम जजमेंट के ऊपर जाते हैं। जजमेंट जो क्रिमिनल अपील जो फाइल की है वो फाइल की थी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 10 दिसंबर 2018 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो क्रिमिनल जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी 44475/2018 जो क्रिमिनल एप्लीकेशन थी उस ऑर्डर के ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी। और जो हाई कोर्ट की जो पिटीशन थी वो 482 के अंदर डाली गई थी क्वैशिंग करने के लिए, चार्जशीट को क्वैश करने के लिए ये पिटीशन डाली गई थी। और जो ऑर्डर था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जिस चार्जशीट के ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉजनेंस ले लिया था, जो कि ऑर्डर आया था 22/10/2018 का। तो मींस चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉजनेंस ले लिया अपने ऑर्डर पे 22 अक्टूबर 2018 का। और फिर इसके ऊपर चार्जशीट की जो डेट थी वो 12 अक्टूबर 2018 की थी। तो चार्जशीट फाइल हुई 12 अक्टूबर 2018 को, और जो कॉजनेंस ले लिया अपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने, जो कि 22 अक्टूबर 2018 को। तो फिर उसके ऊपर 482 की पिटीशन फाइल की गई थी। और क्या चार्जेस थे, देखिए 498, 323 जो सिंपल हर्ट होते हैं, 504, 506 और साथ में 304 भी जो कि डाउरी डेथ का होता है, 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का होता है। सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के भी जो प्रोविजंस है वो इंसर्ट किए गए। जो कहाँ हुआ था, पुलिस स्टेशन जो था कोई डिस्ट्रिक्ट थी और गोरखपुर में, मींस यूपी में कहीं एक पुलिस स्टेशन का नाम है ये, जहां पे हुआ था और गोरखपुर में हुआ था। आगे फिर देखिए कंप्लेनेंट जो थे, जो कि रिस्पोंडेंट जिनको बनाया गया था इस केस में, एक तो स्टेट ऑफ यूपी को बनाया गया और सेकंड रिस्पोंडेंट बनाया गया कंप्लेनेंट को। जो कंप्लेनेंट थे वो फादर थे डिसीज्ड के, लेडी के, और उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी 25/7/2018 को 9:31 PM पे शाम को जो है कंप्लेंट डाली गई थी 25 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में, इसी पुलिस स्टेशन में डाली डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में। उन्होंने कहा कि जो उनकी जो यंगर डॉटर है, जो वो उनकी जो मैरिज हुई थी 25 दिसंबर 2015 को, मैरिज होने के बाद अक्यूज्ड जो पर्सन्स थे, जो कि हस्बैंड थे, ब्रदर इन लॉ थे, जो कि फर्स्ट अपीलेंट है यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ जो कि ननद थी, जो कि अपीलेंट नहीं, जो अपीलेंट में नहीं है क्योंकि इनकी एक पिटीशन ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी थी, और फिर मदर इन लॉ जो थी, जो सास थी, जो कि सेकंड अपीलेंट थी। तो मींस ब्रदर इन लॉ ने पिटीशन डाली थी और मदर इन लॉ ने, वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे और मदर इन लॉ जो थी वो थी सेकंड रिस्पोंडेंट थी। तो उन्होंने जो है पिटीशन डाली थी और फिर उन्होंने कहा था कि उन्होंने पिटीशन डाली थी। तो जो कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने कहा था, कंप्लेंट में कुछ एलिगेशंस लगाई थी कि 4 व्हीलर की डिमांड थी, जो मतलब ये सब कंप्लेंट का पार्ट है। तो उन्होंने कहा था कि डिमांड्स नहीं पूरी कंप्लीट हुई थी, तो फिर वो थ्रेटन करते थे, मारते थे, पीटते थे, मारते थे और थ्रेटन करते थे। तो ये सब एलिगेशंस लगाई हुई है कंप्लेंट के ऊपर। हम इस एलिगेशंस के ऊपर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और उन्होंने बताया कि
कॉमन इंटेंशन से उनको मारते थे और फिर 24/7/2018 को जो कॉमन अक्यूज ने कॉमन इंटेंशन के साथ जो बीट किया डॉटर को और किल्ड हर बाय पुटिंग हर नोज अराउंड हर नेक, गले में बांध करके मार को कहा और हैंग कर दिया। ये चीज जो लिखा हुआ है जो कंप्लेंट है उसमें मेंशन किया हुआ है। फिर इंसिडेंट के नॉलेज होने के बाद फिर क्या हुआ कि ही मतलब जो फादर थे और उनके जो सन थे सूरत आए और काफी शॉक्ड हो गए इस तरह से अपनी लड़की को इस स्टेट में देखते हुए। और फिर जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो उन्होंने एक कंप्लेंट रिपोर्ट लॉन्च की, एक्शन लेने को कहा कि लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए अगेंस्ट दी अक्यूज्ड के ऊपर स्टार्ट की जाए। तो फिर उसके बाद में क्या बताया कि केस रजिस्टर्ड हुआ सारे अक्यूज्ड के ऊपर, जो कि अपीलेंट्स भी थे, जो कि ब्रदर इन लॉ मदर लॉ भी थे, साथ में हस्बैंड और ननद, इनके ऊपर भी केस लगा। फिर बाद में बताया केस जो लगा वो कि 498 एंड ननद के ऊपर यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस लाइन में नहीं लिखा हुआ, बाकी यहाँ यही मेंशन है, सॉरी थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा, ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ के ऊपर जो कि अक्यूज लिखा हुआ है। अक्यूज में कौन कौन थे यहाँ में डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ ये लिखा हुआ है कि अक्यूज थे जिसमें अपीलेंट भी थे, ब्रदर इन लॉ भी थे और मदर इन लॉ भी थे। तो इसमें 498, 323, 504, 506 और 3044B जो कि डाउरी डेथ्स का होता है, जो कि केस चलता है सेशन कोर्ट में, और साथ में 3 और 4 की जो एलिगेशन थी डाउरी प्रिवेंशन एक्ट की ये लगी थी। फिर आगे देखिए क्या बताते हैं कि अपीलेंट्स ने क्वेश्चन पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, जो कि डिस्पोज्ड हो गई। कहा गया कि आप सरेंडर करें कोर्ट के सामने और बेल लें वहां पे, और फिर जो एंड सेम वाज डायरेक्टेड टू बी कंसीडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कि डिसाइड की जाएगी अकॉर्डेंस विद द लॉ के साथ। पहले वहां सरेंडर करें और वहां से बेल लें। फिर आगे देखिए क्या बताया इन्होंने कि कंप्लेंट के बाद क्राइम रजिस्टर्ड हुआ। आफ्टर रजिस्टर्ड, जब कंप्लेंट देने के बाद क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट थी 12 अक्टूबर 2018 को डाली गई और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने साहब ने 22 अक्टूबर 2018 को कॉजेंस ले लिया। आगे फिर एक वकीलों की कॉन्टेंशंस है और फिर उन्होंने बताया कि सीनियर काउंसिल जो अपेयर हुए थे, देखिए यहाँ जो है एक सीनियर, दोनों साइड से सीनियर काउंसिल्स अपेयर हुए और फिर ये बताया कि जो फर्स्ट अपीलेंट थे, जो कि सीनियर काउंसिल की कंटेंशन थी कि जो फर्स्ट अपीलेंट जो कि ब्रदर इन लॉ थे वो कैशियर के तौर पे काम कर रहे थे ये डिस्ट्रिक्ट पे। और फिर जो बताया कि 24/7/2018 को वो जो कि वो ड्यूटी पे थे और उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और जहाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट लगी हुई है, और साथ में मदर भी साथ उनके साथ रहती हैं, और जो कि साइड प्लेस से लगभग जो है 40 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि सबमिटेड की जब केस प्रोसिक्यूशन का बनता है तो फिर उस हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ वो 8 बजे हुआ और जो कि गोरखपुर में हुआ और जो कि 40 किलोमीटर दूर है इस डिस्ट्रिक्ट से जहां वो जॉब करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वो कैशियर के तौर पे काम कर रहे थे और जिस बैंक में काम करते थे वहां ब्रांच के अंदर उन्होंने एंटर किया था 9:49 AM पे और फिर बाहर निकले थे काम ड्यूटी करके 6:25 पे। उस फिर रात में ये कंटेंशन थी जो सीनियर काउंसिल ने कि वेग और वैलिड एलिगेशंस थी और अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया गया बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशंस में, ना जो कि जो स्पेसिफिक एलिगेशन ना तो कंप्लेंट में है और ना ही चार्जशीट में है। फिर उन्होंने बताया कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अपीलेंट ने एक एफआईआर फाइल किया था सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कि वो बैंक में थे और जब घटना जब हुई तब वो बैंक में थे और कहा कि इन्वेस्टिगेट करें, कॉल डिटेल्स देखें और सीसीटीवी फुटेजेस को देखा जाए। और फिर साथ में बताया कि जो सिस्टर लॉ थी, जो मतलब जो जिन्होंने जो डिसीज्ड हैं, जो मैरिड वुमेन थी, वो एक डिप्रेशन से शिकार थी और ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। फिर साथ में बताया कि एफिडेविट देने के बाद भी एक कैजुअल और रूटीन मैनर पे फाइनल रिपोर्ट बना दी गई और जो कि वेग और ऑमनीबस एलिगेशंस थी अपीलेंट्स के ऊपर। फिर आगे ये बताया कि इसको स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं होने के बाद भी कोई उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किस तरह का था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉजेंस ले लिया ऑफेंस को और रूटीन मैनर पे, मैकेनिकल मैनर पे जो है कॉजेंस ले लिया। कोई मटेरियल स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी अपीलेंट के ऊपर और अगर उनको फेस करना पड़ेगा ट्रायल को तो जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा, ये कंटेंशन रखी थी वहां के सीनियर काउंसिल ने। फिर आगे बताया कि उन्होंने कहा कि ये केस फिट बनता है, क्वैश कर दी जाए प्रोसीडिंग्स को।
जो ऑपोजिट साइड के थे स्टेट के, उन्होंने वही चीज बताई। उन्होंने बताया कि चार्जशीट फाइल हो गई है, कंप्लेंट भी फाइल हो गई है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है, और कि ये फिट केस नहीं है क्वेश्चन के लिए, और अगर इन्होंने अपनी इनोसेंस दिखानी है तो वो ट्रायल फेस करें। और साथ में बताया कि अक्यूज ने डिमांड की थी डॉवरी की 10 लाख की, कार डिसीज कॉमन इंटेंशन के साथ किया था, और इंजरीज हुई थी तीनों ने, मतलब सब लोगों ने मिलकर कॉमन इंजरीज दी थी डिसीज्ड को, जो कि अल्टीमेटली किल्ड हर। तो फिर आगे बताया उन्होंने कि जो डेथ हुई है वो कॉज ऑफ डेथ हुई है एस्फिक्सिया से हुई है, जो कि कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं बनता, कोई ग्राउंड्स नहीं बनता कि क्वैश कर दी जाए प्रोसीडिंग्स को। और साथ में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि जो सिस्टर लॉ, जो मतलब जो ननद थी, उनकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी। देखिए यहाँ इन्होंने चीज बताई है कि सुप्रीम कोर्ट वो आई थी, उनकी जो पिटीशन थी डिसमिस हो गई थी 15/4/2019 का। मींस हस्बैंड को छोड़ के सबने, मतलब एक देवर और सास की जो पिटीशन है वो अलाउड हो गई इस जजमेंट से, लेकिन सिस्टर लॉ की जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी, ऐसे कंटेंशन में लिखा है इन्होंने। आगे देखिए, फिर आगे कोर्ट ने कहा कि जो मटेरियल्स प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स में ये पता चलता है कि एफिडेविट फाइल किया था फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने, काउंटर एफिडेविट फाइल किया फर्स्ट रिस्पोंडेंट स्टेट ने और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, मतलब जो कि कंप्लेंट ने। फिर आगे बताते हैं कि अपीलेंट्स जो है ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ है डिसीज्ड के, और कंप्लेंट जो फाइल हुई है वो सेकंड रिस्पोंडेंट ने फाइल किया जो कि फादर है। क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, कहीं क्राइम में कहीं नहीं लिखा कि स्पेसिफिक एलिगेशन है और उनका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर बताया कि जो फर्स्ट अपीलेंट जो है वो कैशियर के तौर पे काम कर रहे हैं इस बैंक में, जो एक बैंक में, और जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वहां से 40 किलोमीटर दूर है। और जब एलिज्ड इंसिडेंट जो बताया गया है, घटना बताई गई है 24/7/2018 को जो 8 बजे की, और इन्वेस्टिगेशन जो जब पेंडिंग थी तभी अपीलेंट ने एक एफिडेविट फाइल कर दिया था सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास कि 8/8/2018 को, कि उसके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताए थे अपने, और बताया था और कहा था कि मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। और स्पेसिफिक केस था जो उसने बताया, उन्होंने बताया कि रेलेवेंट टाइम बताया कि जब घटना हुई तब वो काम कर रहे थे आईसीआईसी बैंक में, और मदर जो है वो भी साथ उनके साथ रह रही है। तो जो ब्रांच मैनेजर थे उस बैंक के, उन्होंने एंडोर्स किया कि हाँ ये उस दिन को आए थे, और उन्होंने जो शो टाइम था 9:49 पे दिखाया, और एग्जिट टाइम था 6:25 बताया। और फिर उसके बाद कहा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद भी पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट 173 सीआरपीसी में फाइल कर दी, जो कि एक ऑमनिबस और वेग एलिगेशंस थी। कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं डाली थी अपीलेंट्स के ऊपर कि उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है। तो कोर्ट ने अगेन नोटिस किया, कई बार नोटिस किया है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं हस्बैंड के, उन्हें अक्यूज बना दिया जाता है बाय कैजुअल रेफरेंस टू द नेम्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। फिर लर्न सीनियर काउंसिल ने अपनी बात को रखने के लिए एक गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट थी, जैसे बता रखा है, उस जजमेंट को रिलायंस किया, उस जजमेंट को अपने साथ सपोर्ट किया, उनको जजमेंट के ऊपर रिलाई किया। तो उसमें बताया कि उस जजमेंट में भी यही था कि आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस थे। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी, जो हस्बैंड के थे, उनकी जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया था, ये चीज बताई है उन्होंने। और फिर उस जजमेंट का पैरा नंबर 18 और 25 था, उसको कोट किया, जो गीता मल्होत्रा की जजमेंट थी। उस जजमेंट में यही चीज बताया था, क्योंकि 18 पैराग्राफ में गीता मल्होत्रा की जजमेंट में 2005 में जो कोई रमेश का केस था उसको कोट किया गया था। तो यही चीज उन्होंने बताई। उसके जजमेंट के पॉइंट्स लिखे हुए उसमें कि एफआईआर का अगर चार्जशीट लीगल बेसिस पे है कि मजिस्ट्रेट जो है कि नाइदर एफआईआर जो चार्जशीट में लीगल बेसिस है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉजन्स ले रहे हैं ऑफेंस को, लर्नर जजेस प्लीज टू होल्ड कि एलिगेशन जो एफआईआर है, कंटेंट्स और चार्जशीट है कि कोई भी ऑफेंसेस 458 406 का नहीं बनता है, जो कि गीता मल्होत्रा की जजमेंट में पैरा नंबर 18 पे लिखा गया। तो जो कि सिस्टर लॉ को रिलीफ दिया गया था वहां पे, जो 2005 की जो जजमेंट का उन्होंने कोट किया था। जो गीता मल्होत्रा में अनमैरिड ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर लॉ को, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ और अनमैरिड सिस्टर लॉ को रिलीफ दिया गया था। इस जजमेंट में ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ को रिलीफ दिया गया। तो देखिए यही चीज बात लिखी है उन्होंने। फिर आगे जजमेंट के कोर्ट्स लिखे हैं कि कोई एफआईआर हो या फिर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस ना हो रही हो को अक्यूज्ड के ऊपर, और मैट्रिमोनियल बिकरिंग हो, तो अगर उनको मैकेनिकल मैनर में डाल दिया जाएगा तो एक तरह की अब्यूज प्रोसेस होगा कोर्ट का। ये चीज उन्होंने गीता मल्होत्रा की जजमेंट के ऊपर लिखा। आगे देखिए, सारी जजमेंट को कोर्ट करने के बाद बताया कि कंप्लेंट जो फाइल की सेकंड रिस्पोंडेंट ने, फाइनल रिपोर्ट फाइल की पुलिस ने 173 के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो जजमेंट है वो पूरी सपोर्ट कर रही है केस को, मतलब मींस
गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट है पूरी तरह सपोर्ट कर रही है केस को, और जो काउंटर एफिडेविट जो फाइल किए हैं जो रिस्पोंडेंट ने, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां पे कहीं भी डिस्प्यूट नहीं किया गया है कि जो अपीलेंट है वो इस बैंक में काम कर रहे हैं, जो कि वहां उस एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है जो कि 40 किलोमीटर के आसपास है, या मतलब यहाँ नहीं लिखा, मतलब एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लिखा है। और सिर्फ ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि 8 बजे अगर आप वहां रह रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और फिर दूसरी जगह ड्यूटी करने मतलब 9/49 पे पहुंच सकते हो, ड्यूटी 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक एलिगेशन जो है, अब 2 एलिगेशन है कॉजिंग इंजरीज की, कोई एक्सटर्नल इंजरी की एलिगेशंस नहीं लगी हुई है, जो कि एक सिंगल एंटीमॉर्टम जो रिपोर्ट है, सिर्फ जो है एक लिगेचर मार्क जो है वो नजर आया है बाहर, सिर्फ कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई थी डेड मतलब बॉडी के ऊपर, और कॉज ऑफ डेथ थी वो एस्फिक्सिया बताई गई थी। तो मटेरियल्स प्लेस्ड ऑफ रिकॉर्ड्स से हमें ये लगता है कि सिर्फ ये वेग और वैलिड एलिगेशंस हैं अगेंस्ट दी अपीलेंट्स पे, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाई कि जिसके बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट होती है उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। और गीता मल्होत्रा की जजमेंट को देखते हुए गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट है यहाँ सिक्योरली अप्लाई करती है इस केस पे, और हम इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करते हैं। देखिए यहाँ पे रिलीफ दे दिया गया, और फिर कहा कि पिटीशन अपील अलाउ कर दी, और इम्प्यूज्ड ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो सेट असाइड कर दिया, और जो चार्जशीट जो फाइल हुई थी जो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के जो कोतवाली और जो भी लिखा हुआ इन्होंने वहां पे कॉन्सिक्वेंशियल जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो कॉजेंस लिया और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स वो सब क्वैश हो गई। और ये जजमेंट है 14 दिसंबर 2021 की है, डबल बेंच ने दी है, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने दी है। तो ये जजमेंट अगर आप दिखाएंगे, अगर आप क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये जजमेंट काफी रिसेंट जजमेंट है। आप देखिए लॉ का कोई डेफिनेशन नहीं है, लॉ हर बारी चेंज होता रहता है, कभी कुछ वर्जन आएगा, कभी कुछ वर्जन आएगा। जज जो जजमेंट्स आती हैं और हर बारी जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर केसेस के अलग होते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई किसी जजमेंट में डिस्कस नहीं किया, ये सिर्फ जो है एक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे है। तो अब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कितने मैच कर रहे हैं उस हिसाब से ये जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये जजमेंट कहाँ हेल्पफुल हो सकती है? अगर कोई ब्रदर इन लॉ या फिर कोई रिलेटिव है वो दूसरे शहरों में रह रहे हैं और जो भी इंसिडेंट बताया गया है और इस इंसिडेंट के साथ जो है एलिगेशंस मैच नहीं कर रही हैं, तो इस जजमेंट का कोर्ट करके, साथ में गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट का कोर्ट करके प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है। तो आप देखिए वर्जन 4 दिन पहले दूसरा आया हुआ था वो लेकिन वो केस 498 का नहीं था। अगर मैंने एक वीडियो बनाया है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस एक पी मोहंती का केस था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 482 की जो पावर्स है स्पेरिंगली यूज होनी चाहिए। अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर लिया है तो फिर प्रोसीडिंग्स जो है 482 के अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस केस में था क्या बताया गया था कि इस केस में यह था कि जो प्रोसीडिंग्स थी वो मैकेनिकल मैनर में डाल दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे अपीलेंट ने अपना बोनीफाइडनेस दिखाई थी और अपना एक एफिडेविट दिया था जो कि मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष जो है एक एफिडेविट दिया था और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग थी अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी बोनाफाइडनेस दिखाई थी, वो दिखाया था उन्होंने अपना, और कहा था कि एफिडेविट भी दिया था कि मैं उस टाइम एलएसडी इवेंट हुआ तो मैं दूसरे शहर में थे और फुटिंग्स भी देखी जाए, टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी देखा जाए। तो मैकेनिकल मैनर पे यहाँ पर लैप्सेस हुआ है वो जो है वो पुलिस की साइड से हुआ है एज पर द जजमेंट के हिसाब से। तो देखिए अगर प्रोसीडिंग्स में अगर बोनाफाइडनेस दिखाई जाए, इस जजमेंट से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर बोनाफाइडनेस दिखाई जाए, अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और पुलिस की जो सामने जो इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है उसमें अगर जो है अक्यूज्ड अपनी बोनाफाइडनेस दिखाते हैं और उसके बाद भी जो चार्जशीट मैकेनिकल मैनर में डाल दी जाए और कॉजनेस ले लिया जाए तो फिर ये फिट केस बनता है क्वेश्चन का। और ये जजमेंट अगर दिखाई जाए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि लॉ में सारी चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं। जो जजमेंट्स आती हैं तो रेशो ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे जजमेंट के, वो एप्लीकेबल होंगे उन सब केसेस पे अगर उनके जो फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टांसेस मैच हो रहे हैं। तो जो अब यही है कि जो लोग अभी कई क्वेरीज आती हैं कि हमें प्रोसीडिंग्स है वो हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, एफआईआर अगर आप पेंडिंग पड़ी हुई है मैकेनिकल मैनर में डाला जा सकता है, तो ऐसे केसेस में आप बोनाफाइडनेस दिखा सकते हैं। अगर आप इनोसेंट है, अगर आपको लग रहा है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है और फॉल्सली इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो अगर आप अपनी बोनाफाइडनेस दिखाते हैं तो साथ में अगर उसके बाद भी अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद ही कॉजनेस ले लिया जाता है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाकर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं।
तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, फिट केस रहेगा एज पर द रिसेंट जजमेंट जो आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो उम्मीद है इसके बारे में कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके जितने भी कोई कमेंट्स पूछना चाहें या क्वेरीज हो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उनकी क्वेरीज को किसी वीडियो के माध्यम से उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें, नई नई जजमेंट्स आती रहें, आपको अपडेट में कराते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।